गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग टॉप 20 का चौथा वीडियो देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं, यह चौथा वीडियो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है इसमें? उपयुक्त इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? यानी शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत कौन कौन सा भाषा इसमें से नहीं आता है। तो देखिए उड़िया आता है, तेलुगु भी आता है, संस्कृत भी आता है, मलयालम भी आता है। भारत के कुल 6 भाषा को भारत के कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के दर्जा प्राप्त है। संस्कृत को, उड़िया को, मलयालम को, तेलुगु को, कन्नड़ को और तमिल को। कन्नड़ को और तमिल को, कुल 6 भाषाओं को। तो देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा आंसर? इसमें से आंसर हो जाएगा यानी 1 और 4 जिसमें है वो ऑप्शन कट जाएगा। तो 1 4 है इसमें, ये भी नहीं होगा। 1 4 इसमें है, ये भी नहीं होगा। 4 इसमें, ये भी नहीं होगा। यानी आंसर इसका बी हो गया। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब देखिए कौन सी भाषा को कब मान्यता प्राप्त हुआ था उसको देख लीजिए। जैसे देखिए संस्कृत को प्राप्त हुआ था 2005 में। संस्कृत को 2005 में संस्कृत को प्राप्त हुआ था 2005 में। उड़िया को 2014 में। उड़िया को 2014 में। उड़िया को 2014 में। मलयालम को 2013 में। मलयालम को 2013 में। मलयालम को 2013 में। 3 भाषा हो गया और 3 भाषा और। उसके बाद कन्नड़ को 2008 में। कन्नड़ को 2008 में। कन्नड़ 2008 में। और तेलुगु को भी 2008 में। तेलुगु को भी 2008 में मान्यता प्राप्त हुआ था शास्त्रीय भाषा का। और उसके बाद एक तमिल है। तमिल को 2004 में हुआ था प्राप्त। तमिल को 2004 में मान्यता प्राप्त हुआ था। यानी 6 भाषाओं को कब कब मान्यता प्राप्त हुआ था वो सबका डेट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। E.M. फॉरेस्टर। E.M. फॉरेस्टर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? यानी जो 52वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें से कौन सा भाषा शामिल नहीं किया गया था? सबसे पहले देखिए 52वें संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया था उसको पहले देख लीजिए। तो देखिए भाषा जोड़ा गया था 92 में BDMS 4 भाषा को जोड़ा गया था। तो बी से कौन सा हो जाएगा? बी से हो जाएगा बोडो हो जाएगा, डी से डोंगरी हो जाएगा और एम से मैथिली हो जाएगा और एस से संथाली हो जाएगा। BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। पर कोंकणी को नहीं जोड़ा गया था। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। यानी ए को नहीं जोड़ा गया था, बाकी तीनों को जोड़ा गया था। 3 भाषा ये हो गया, मैथिली, डोगरी, संथाली हो गया और एक भाषा और बोडो हो गया। 4 भाषा को जोड़ा गया था। कुछ और समझ लीजिए इसमें। जैसे कि देखिए मूल संविधान में टोटल 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। कितना? 14 भाषा को शामिल किया गया था। फिर बाद में संशोधन करके टोटल 22 भाषा, अभी वर्तमान समय में कितना है संविधान में? 22 भाषा है। तो सबसे पहले कौन सा भाषा को शामिल किया गया? सबसे पहले सिंधी भाषा को शामिल किया गया। सबसे पहले सिंधी भाषा को शामिल किया गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। 1967 द्वारा सिंधी को शामिल किया गया था। सिंधी को शामिल किया गया था। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन, यहाँ 21वें हो जाएगा। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया। 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया। 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया। देखिए कौन कौन सा भाषा था उसको ट्रिक से याद रखिए। नमक से याद रखिए। नमक,
ये 3 भाषा को जोड़ा गया था। न से नेपाली हो गया, मा से क्या हो गया, मा से मणिपुरी हो गया, और का से क्या हो गया, कोंकणी हो गया। नामक याद रखिए, न से नेपाली, मा से क्या हो गया, मा से मणिपुरी, और का से क्या हो गया, का से कोंकणी हो गया। ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था ये भाषाओं को। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कलाकारों में कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध नहीं है? इसमें से देखना है कौन सा कलाकार जो तबला से संबंधित हैं, तबला से प्रसिद्ध होने के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गोदाई महाराज, गोदाई महाराज ये तबला बजाने से संबंधित थे। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर वैज्ञानिक ने पहली बार बीट्स शब्द का प्रयोग किया? तो 5 का आंसर बताइए। 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर डी हो जाएगा। 5 का आंसर डी हो जाएगा। ई सैमसन हो जाएगा। यहाँ पे एक गलत हो गया है, इसको काट दीजिए। ई सैमसन से याद रखिए, ई सैमसन हो जाएगा। ई सैमसन जो पहले वैज्ञानिक थे वो पहली बार बीट्स शब्द का प्रयोग किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? 1997 में। 1997 में अपनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें जलवायु परिवर्तन के रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया। और उसके बाद 2005 से 16 फरवरी 2005 को 16 फरवरी 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल का नियम को लागू किया गया। समझे? क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ? 16 फरवरी 2005 से। और क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया कब से गया था? 1997 से। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो 7 का आंसर ये हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उसके बाद आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 8, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर बताइए। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर सी हो जाएगा। 8 का सी हो जाएगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। उसके बाद श्वसन क्रिया में वायु, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। यहाँ पे वायु हो जाएगा। क्या होगा? वायु। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो वायु से जो सांस लेते हैं उसमें से कौन सा गैस है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है? तो इसमें नाइट्रोजन में परिवर्तन नहीं आता है। यानी जितना हम लोग नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं उतना नाइट्रोजन हम लोग वायुमंडल में क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। मतलब नाइट्रोजन का हमारे बॉडी के अंदर लॉस नहीं होता है। उसके बाद आगे देखिए, लाल स्याही बनाई जाती है। लाल स्याही बनाई जाती है। 10 नंबर का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर डी हो जाएगा। 10 का आंसर डी हो जाएगा। इयोसिन से, लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सुमेलित करना है। सॉरी, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत को छांटना है। तो ए में क्या है? मेसॉन की खोज युकावा, ये तो सही है। पॉजिट्रॉन का खोज एडरसन ने किया था, भी सही है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा के खोज एच ए बैथ किया था, ये भी सही है। पर डी गलत है। पार यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण फर्मी, ये क्या है? ये गलत है, इसी को चुनना था।
उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है? 12 का आंसर बताइए, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर, 12 का आंसर डी हो जाएगा। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। उसके बाद 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत को छांटना है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गलत क्या है? गलत को चुनना है। देखिए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, ये सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र, ये भी सही है। फिर सी में देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये है श्रीहरिकोटा, ये क्या है? ये गलत है, इसी को चुनना था। आप लोग कमेंट में बताइएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र कहाँ है। और डी में क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये तिरुवनंतपुरम, ये भी सही है। गलत कौन हो गया? सी हो गया। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद 14 नंबर देखिए, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? घट जाता है। उसके बाद 15 नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत के किस राज्य में कुपोषण के शिकार बालकों का प्रतिशत उच्चतम है? कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा कुपोषण बच्चे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बिहार नहीं होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। एमपी में सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार होते हैं बालक लोग। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गलत को छांटना है, गलत को छांटना है। सर्व शिक्षा अभियान क्या 2002 में चालू हुआ था? नहीं, यही गलत है, गलत यही है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चालू हुआ था, इसको याद कर लीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चालू हुआ, साक्षरता भारत मिशन 2009 में चालू हुआ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में चालू हुआ, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में चालू हुआ। याद कर लीजिएगा इसको। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? लॉन्ग टाइम के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो 17 का आंसर बताइए, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर सी हो जाएगा। 17 का आंसर सी होगा, भूमि विकास बैंक द्वारा। भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन कृषि लोन प्रदान किया जाता है। उसके बाद 18 नंबर देखिए, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। 18 का आंसर बताइए, 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, यानी स्पीकर के द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में क्या है? वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो 19 का आंसर बताइए, 19 का आंसर क्या होगा? बिहार नहीं होगा, बंगाल भी नहीं होगा, मद्रास भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? अवध हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित है? इसको बताइए आप लोग, क्या होगा आंसर? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी। जोशीमठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी, 4 जगहों पर 4 मठों का निर्माण करवाया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा। आदि शंकराचार्य के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। जैसे इनका जन्म 778 ईस्वी में हुआ था, 778 ईस्वी में हुआ था। मालाबार में एक जगह है, कुल्दी नामक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनको धर्महंस की उपाधि प्राप्त था। ये हिंदू धर्म के प्रचार के लिए भारत में 4 मठों का निर्माण करवाए थे। यानी भारत के चारों कोना में 4 मठों का निर्माण करवाए थे। 4 मठों का निर्माण करवाए थे, समझे? 4 मठों का निर्माण करवाए थे। देखिए, एगो हो गया उत्तर, हो गया नॉर्थ, हो गया साउथ, हो गया ईस्ट हो गया, और वेस्ट हो गया। मतलब भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों का निर्माण करवाए थे। तो उत्तर में जोशीमठ
उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तर में जोशीमठ उत्तराखंड में पड़ता है। बद्रीनाथ जिसको बोलते हैं बद्रीनाथ। उसके बाद द्वारिका, देखिए द्वारिका वेस्ट में पड़ता है, गुजरात में। कहाँ है? वेस्ट गुजरात में। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद पुरी, देखिए पुरी है उड़ीसा में। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। पुरी मठ उड़ीसा में। और उसके बाद श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, चिकमंगलूर जिला में एक नदी है तुंगा नदी के तट पे है कौन सा मठ? श्रृंगेरी मठ। समझे? बस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।